स्टेज पे विराजमान हमारे कन्वीनर साहब जनाब रंगा रायचूरी जी, को कन्वीनर जनाब किशोर मांड्यान जी, डॉक्टर अबुल तमन फैजी जी, डॉक्टर भास्कर जी, संदीप जी, विजय पंजवानी जी और जिला महिला अध्यक्ष ठाणे नीलम व्यवहारे जी, मैं आप तमाम मेहमानों का इस मुंगरा की सरजमीन पर, मुंगरा की सरजमीन यानी इनकलाबी सरजमीन पर आपका इस्तेमाल करता हूँ। आपका यहाँ आना बहुत बहुत मुबारक हो। तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी आप दावत से यहाँ आए और हमें इज्जत बख्शी और हमें शुक्रिया का इनायत फराहम फरमाया। मैं इस पार्टी में शामिल होना इसलिए चाहता हूँ कि बहुत ही हद तक जो पॉलिटिक्स गिर चुकी है, पॉलिटिक्स का इतना जो नीचे गिर चुका है, तो वो चीज़ को हमको सही तरीके से लाना, अच्छी पॉलिटिक्स करना, अच्छे लोगों को शामिल होना, जिसमें अच्छे काम हो, करप्शन ना हो, ये चीज़ हमको अगर कहीं देखने मिलती है तो वह आम आदमी पार्टी में देखने मिलती है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। बस अब मैं थोड़ी सी अपनी बात कह के कि किस मकसद के तहत हम सियासत करना चाहते हैं, जिसका यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मुंगरा के जिम्मेदार मौजूद हैं, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर मुंगरा के और जिम्मेदारों में से फरूद्दीन नायक साहब को तशरीफ ला चुके हैं। इन सारे लोगों की मौजूदगी में अपनी मुख्तसर बात कह के मैं चाहूँगा कि आप लोगों से अपना इजारा ख्याल कर सकूँ। तो कहना यह है कि जो छोटी सी तादाद नजर आ रही है, तादाद बहुत कम है, लेकिन किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोग्राम के, किसी के बहुत अच्छी बात है। सब लोग जानते हैं कि एक जुल्म को बर्दाश्त करना, एक खुद वो जो बर्दाश्त करता है वो खुद जालिम है। आज का उन्वान है कि मुंगरा को बर्बादी से बचाएं। आइए एक ईमानदार सियासत का हिस्सा बने। ईमानदार सियासत लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद खत्म हो चुकी थी। ईमानदार सियासत किसको कहते हैं? आप देख लीजिए कि पहले क्या होता था दिल्ली में और अब क्या हो रहा है। भ्रष्ट राजनीति, जिसे बुरा कहा जाता है, जिसे करप्शन कहा जाता है, उसकी राजनीति का एक नमूना आपको मैं बताता हूं कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गधे से गधे व्यक्ति को अगर आप चुन करके भेज दे देते हैं तो वो बंगले में रहने लगता है, लंबी लंबी गाड़ियों से चलने लगता है। यह भ्रष्टाचार का नमूना सबसे ज्यादा है। आपने अगर बगल अपने नेताओं को देखा हो, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए अगर कोई पार्टी बनी जो बिगड़ चुकी थी, एक टाइम ऐसा आया कि अच्छे लोग राजनीति से दूर हो गए, राजनीति को गाली देना शुरू कर दिया और नेता को तो बुरा समझ लिया, जबकि नेता एक बहुत बड़ी चीज है। और खास करके अगर राजनीतिक पार्टी का नेता है तो मैं तो समझता हूं अगर सेवा का जरिया है, अगर खिदमत का जरिया है, तो राजनीति से बेहतरीन जरिया कोई नहीं हो सकता है। अगर राजनीति अच्छी हो जाए तो जितने भी एनजीओ हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। एनजीओ की जरूरत तब पड़ती है जब राजनीति भ्रष्ट हो। यही तंत्र कसने वाले कि ये अच्छे लोग जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे तो इन पर तंत्र कसा जा रहा था कि ये लोग क्या राजनीति जानेंगे, ये लोग कैसे हुकूमत चला सकते हैं, ये लोग कैसे चुन के आ सकते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, कहा जाता है कि हुकूमत इंतजामिया से चलती है, इंतजामिया शऊर मांगती है और वो शऊर साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल साहब के पास है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन जो लोग अच्छे काम करते हैं हमेशा उनके साथ में। डॉक्टर तमन फैजी साहब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी जब पहली बार मुंगरा में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश मेरी रही कि यहाँ उसको चमका दिया जाए करके।
और अल्हम्दुलिल्लाह जब इनके पहले वरिष्ठ नेता आते थे तो मेरे प्रेशर से मैंने कहा कि डॉक्टर समझ पैती को आप चीफ कोऑर्डिनेटर बनाइए होगा उसका, बिकॉज द बेहतरीन पर्सन जो नॉन करप्ट आदमी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनको समझ पैती साहब को जो है डॉक्टर साहब को उन्होंने चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया। एजुकेशन का मतलब हम भूल गए। अल्लाह ने सबसे पहले आपके वही पे नाज़िल को वही नाज़िल कर दिया जो पढ़ाई पे था। क्यों आदमी जब एजुकेटेड हो जाएगा, उसके पास एजुकेशन आएगा, तो वो आदमी अपनी जिंदगी की सलाहियत सही तरीके से वापरेगा, न कि गलत रास्ते पे चलाएगा। लेकिन आज मुसलमान आप किसी की भी रिपोर्ट देख लो, जब लगरा का कमेटी की रिपोर्ट है, महमूद रहमान की कमेटी की रिपोर्ट है, श्री कृष्ण रेड्डी की रिपोर्ट है, कुल्लू की रिपोर्ट है। आज मुसलमानों को ओबीसी, बीसी, एसटी से भी नीचे बताया गया है एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर, हेल्थ के अंदर। आज ये हालात है और गुमराह में अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने डॉक्टर समझ पैसी को ऐसे उनको एक सलाहियत दी है जिन्होंने गुमराह के कई गरीब बच्चों को मेडिकल में अपने यहाँ बिठा के मेडिकल तक पहुंचा दिया। आज वो बच्चे एमबीबीएस करके एमएस कर रहे हैं। कितने बच्चे इनके पास से IITS के लिए चले गए। ये छोटी मोटी बात नहीं है साहब, ये कौन नहीं समझेगी, ये कौन नहीं समझेगी, ये अपना सर भी कटा देंगे तो ये कौन नहीं समझेगी। मेरी कौम को मैं समझता हूं, इसलिए कभी कभी अल्लाह से बोलता हूं, अल्लाह किस तरह तूने इनको पैदा किया, किस तरह तूने इनको बनाया करके, कभी इन पे हिदायत नाज़िल होगी करके। आज हम जो है सिर्फ चाह रहे हराम से आवे पैसा, हलाल से नहीं आवे। मेरी उम्र 65 के ऊपर हो चुकी सर, आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। मैं मुंबई में आज भी रहता हूं। मेरे बचपन से लेके बचपन तक अगर बताऊंगा अपनी कम्युनिटी के बारे में, मैं अपने गैर मुस्लिम के बारे में नहीं बोलूंगा, अपने बारे में बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको शर्म नहीं आती। इन्नमल खम्रु वल मैसर, क्या बोला गया, बचो जुआ और शराब से और नशे की चीजों से। तबीयत खस्ती और अभी भी है, लेकिन इस शहर के सबसे ईमानदार नेता डॉक्टर रस्तमत सैदी साहब ने मुझे 3-4 दिनों से कहा था आना है, फिर भी आया। और अभी नूरुद्दीन अंकल ने कहा था, उनकी आंखें भी नम हो गई और उन्होंने कहा था कि मुझे शहर में बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों। और मैं यहाँ से आपको एक मैसेज देता हूँ, वो इसलिए डर नहीं लगता कि आप लोग यहाँ से अब शहर के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा और ये अहद करना है कि ये दौरे जहालत है, शहादत की जुस्तजू कर लो और वो करीब है, सबको दुरुस्त कर, सबों को दुरुस्त करना है, एक साथ आना पड़ेगा सबको, तब हालात लेंगे। आज हालात ये है, मैं इसीलिए ये बात मैं लिखता भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, और मैं बहुत पहले लिखा था कि जब देश में शौचालय दिया जा रहा था तब मैं ये दिमाग में आया कि विद्यालय क्यों दिया जा रहा है। तब मुझे समझ में आया कि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, तो ये विद्यालय नहीं देंगे, शौचालय देंगे। और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो उस पर भी मैं चंद लाइनें बहुत पहले लिखा था कि सत्ता जो सत्ता में होता है, आपको पता होगा कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है। सत्ता चाहे कोई भी हो, सत्ता में सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को, शर्म को, आखिर सियासत बेच देती है। और निकम्मेपन की बेशर्मी की जब आंख पे चढ़ जाए तो औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। और इसीलिए वो ये बात कहता हूँ कि केंद्र की सत्ता तो बेची रही है, लेकिन हमारे मुंद्रा की भी तोरण, आपको पता होगा प्राइवेटाइजेशन और सब लोग सारे विपक्ष लड़ रहे तोरण के खिलाफ। मैं खुद उसका मतलब एक सताया हुआ एक कंज्यूमर हूँ मैं तोरण का, और पूरे शहर में देखा है मेरा वायरल वीडियो। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सदस्य और आप महाराष्ट्र हेल्थ विंग का सदस्य और आपका साथी
ये जो नई हेल्पलाइन चालू की है आप महाराष्ट्र हेल्थ विंग ने, उसका कोऑर्डिनेटर हो। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर संतोष करवारकर जी, जो हमारे महाराष्ट्र हेल्थ विंग के कोऑर्डिनेटर वो कन्वेनर है, और उन्होंने बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च के बाद में एक हेल्पलाइन चालू की है। उन्होंने सामान्य जनता का जो मेडिकल से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको दिमाग में रख के ये हेल्पलाइन बनाई है। इसका नाम है आपका साथी। आपका साथी सामान्य जनता के मन में जो प्रश्न है मेडिकल हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि हॉस्पिटल है, पेशेंट है, हमको अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि हमारा पेशेंट का ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम बाहर बैठ के ऐसे सोचते रहते हैं। हम आजू बाजू वाले को पूछते हैं कि यार भाई इलाज तो चल रहा है, 8-10 दिन हो गए, लेकिन ये बराबर चल रहा है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? आपको कौन बताएगा? आपको इलाज करने वालों पे भरोसा है नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन हमको हमारे एक ऐसा साथी होना चाहिए था जो जिसको नॉलेज भी हो मेडिकल फील्ड का, और जो सही ज्ञान भी दे, और जो सही न्यूट्रली हमको बता सके कि हाँ भाई तुम्हारे पेशेंट का इलाज सही चल रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपलोड करने के बाद में उसके साथ में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि डॉक्टर्स के पेपर, हॉस्पिटल के पेपर या रिसर्च कार्ड, ऐसा कुछ है तो उसके साथ में वो भी अपलोड कर दीजिए। तो वो अपलोड होने के बाद में हमारे पास आता है, वो हमारे एक्सपर्ट कमेटी के पास आता है पेपर सब और अलॉन्ग विद क्वेरी, और क्वेरी हम पढ़ने के बाद में उसको वेरीफाई करते हैं, ये बराबर है नहीं है, उसको स्टडी करते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो स्टडी करती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी यहाँ पर जो साहब बैठे थे उन्होंने किस्सा बताया कि 2 बच्चों की लड़ाई हुई, और उस मंजर को देखकर उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और अंदर से डरा हुआ हूं। मैं वाकई में बहुत खुश हूं कि मैं ऐसे लोगों के बीच आज बैठा हुआ हूं जो डरते हैं, क्योंकि जो जिंदा होता है वही डरता है, लाशें डरा नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। हमारा डरना जो है यही साबित करता है कि हम इंसान हैं और जिंदा हैं। और एक साहब थे, उन्होंने भी कहा कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, मैं किसी नेता के पीछे और उसके बारे में बोलूंगा नहीं। मैं साहब से कहना चाहूंगा, अगर हम सुबह उठ के दूध खरीदते हैं, अगर हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हम किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तो समझ लो आप सियासत से सीधे जुड़े हुए हैं। ये हमारी खुशफहमी है कि हम ये कह सकते हैं कि हम सियासत से कोई जुड़े हुए नहीं। हाँ, हम सियासत से जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बिजली का बिल भरते हैं, हम पानी का बिल भरते हैं, अपने बच्चों की फीस भरते हैं, हम सब्जी खरीदते हैं, हम मटन खरीदते हैं, हम अंडा खरीदते हैं। हम अगर कोई चीज खरीदते हैं तो हम सियासत को मदद कर रहे हैं, और जब ये सियासत हमें पसंद नहीं है तो हमें इसे बदलना चाहिए। तो ये सोचना बंद कर दें हम लोग कि हम सियासत से जुड़े हुए नहीं हैं और हम न्यूट्रल है। नहीं, जो सियासत में बैठे हैं उनको हम चीजें खरीद कर, नौकरी में रचाकर, बच्चों को पढ़ाकर मदद कर रहे हैं। अगर वो सियासत पसंद नहीं है तो बदल दो उसे।
कि हमारी पार्टी शहीद भगत सिंह और बाबा साहब आंबेडकर को अपना आदर्श मानती है। मुझे फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी में हूं जिसका मुखिया ये कह सकता है। आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं जो अपनी पार्टी में ये कह सके कि मैं बाबा साहब आंबेडकर को आदर्श मानता हूं और मैं भगत सिंह को आदर्श मानता हूं। बड़ा अच्छा लगता है इस पार्टी के लिए काम करने के लिए, क्योंकि मैं बाबा साहब आंबेडकर और भगत सिंह इनके बारे में पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं, पर आज उस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं जो इनके आदर्शों पे चल रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग यहां सियासत करने आए हैं, पर एक बात समझ लीजिए, हम सियासत नहीं, सिर्फ सियासत करने ही आए हैं। क्यों ना करें सियासत? सियासत करना हमारा हक है। लोग डरते हैं मंच पे खड़े रहकर बोलने के लिए कि हम सियासत करने नहीं आए। हम सियासत करने आए हैं। अगर हमारी सियासत से हमारी खालाओं को, हमारी भाभी जानों को, हमारी अम्मी जानों को अच्छी दवाइयां और इलाज मिलने वाला है तो हम सियासत करेंगे। हमारे मामू और चाचुओं को, बच्चों को अच्छी तालीम मिलने वाली हो तो हम सियासत करेंगे। हमारी बहन बेटियों के घर में 200, 250, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने वाली हो तो हम सियासत करेंगे। क्यों ना करें कि यह 4-5 जो नेता और जो 10-12 मुख्तलिफ किस्म की जो पार्टियां हैं, क्या इनका ठेका है सियासत करना? हम भी सियासत करेंगे, पुरजोर करेंगे। क्यों ना करें हम सियासत? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हमारी बेटियों को, बहुओं को महफूज माहौल मिले। हमारे देश के नेता अभी 8-10 दिन पहले कह रहे थे कि सावरकर साहब ने ऐसा क्यों किया और गांधी जी ने, उन्होंने ये कहा था, अरे साहब यहां रोटी नहीं है थाली में, 70-72 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे मिट्टी डालो इन बातों पे। आज अच्छी नौकरी दो, अच्छी स्कूलें दो, साफ सुथरा माहौल दो, बेटियों को ताकत दो, बहुओं को ताकत दो। और हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। मुझे फख्र नहीं है बताते हुए कि आज दिल्ली में 16.5 लाख बच्चे आला किस्म की बेहतरीन स्कूलों में मुफ्त पढ़ते हैं। तो मैं सोच रहा था, जब मैंने पहली बार आम आदमी पार्टी के बारे में सुना था और मैंने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं यूनाइटेड नेशंस से काम कर कुछ 22 बरस हो गए। उसके पहले मैं सिखाता था बॉस्टन में राजनीति के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, उसके बारे में। तो जब मैं 60 बरस का हुआ 213 तो सवाल उठा, शोध करेगा क्या? तू करेगा क्या? ठीक है, बीवी के साथ एक बगीचे में मोहब्बत करूंगा, वो तो करना ही है, तो 100 बरस रहूंगा, ये एक चीज कर सकता हूं। मगर 20 से 60 बरस तक हमने काम किया था। तो मैंने सोचा, अगर मुझे 100 बरस जीना है और जीना ही है तो और 40 बरस बाकी है। जितना मैंने काम किया तो उसे करूं क्या? अब जब
आर्मी यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करता है तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, गलतियां करती है, मगर उसकी नीयत नंबर 1 है। जो उसकी सुविधा है, उस सुविधा के कारण सब दुनिया की सुविधा बनती है। तो अगर मैं किसी से काम करने वाला हूं तो वो ऐसी जगह होने ही चाहिए। और कुदरती अल्लाह और भगवान और ईश्वर के कारण आम आदमी पार्टी का जन्म उसी वक्त हुआ। तो मैंने कहा मुझे काफी और चीजें भी करनी है, मगर इस चीज से मैं शादी करूंगा, डेट नहीं करूंगा। तो मैंने आम आदमी पार्टी से शादी करना। अब मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैंने खुद के बीवी को भी, जब भी मैं 17 बरस का था और वो 16 बरस की थी, जैन कॉलेज मुंबई में, उसको रास्ते पर देखा, लंबे बाल जमीन तक, एक गुलाब का फूल खरीदकर मैंने उसको जाके दिया, मैं तू मेरी बीवी बनेगी। तो हम शादी लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ शादी लाइफ टाइम के लिए है, जब तक हम मरेंगे। तो जो डिसीजन आपने ली है वो लाइफ डिसीजन नहीं है। काफी लोगों ने कहा, अभी मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, नजीब जंग, जो मसूरी में जब मैं IAS एग्जाम देकर गया था तो वो मेरे साथ मेरे रूम में, मेरा रूम में, शशि थरूर मेरे साथ, हरदीप पुरी जो BJP में है, उसके साथ मैंने काम किया था जब वो इंडिया का एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशंस में। बहुत अच्छे लोग, बहुत साफ लोग, दूसरे पार्टी में भी अच्छे लोग थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे पार्टी में अच्छे लोग, ये भी मन से निकाल दीजिए। उन्होंने कहा किशोर आओ हम साथ में संघर्ष करेंगे। इस देश की सत्ता आप हाथ में लीजिए, वो भी आपका भला हो। अगर अर्जुन जी बोलता था कि तिरंगा झंडा के भारत माता की मैं सेवा करने आया हूँ, तो पानी में पड़ के निकला ये हमको करना है। अगर आपको अर्जित आपके वार्ड का तो अर्जित करो, बाकी जाने दो। आपके वार्ड में कुछ बदलाव चाहते हैं नहीं आप, और ये पार्टी अर्जित के लिए नहीं, आपके लिए है। आपके वार्ड में सड़क टूटी है, आपके वार्ड में पानी नहीं आता, आपके वार्ड में गंदगी है, आपके वार्ड में लाइट नहीं है। झगड़ा कौन करेगा उसके बारे में? लड़ेगा कौन? हमें अभी भी आदत पड़ी है, कोई तो वो मसीहा पैदा होगा और हमारे देश के पूरे सवाल खत्म हो जाएंगे। हिंदू धर्म में तो 12 बार मसीहा पैदा होगा है, तो भी बदलाव नहीं। हाँ, अब वो बेचारा बोल रहे भगवान नहीं, बस ये ऐसे ही करवा खो के होगा था, इसके दुनिया इसके देश में जाने का किया, वो चला गया अमेरिका। मसीहा खुद का बनो, अरविंद खुद बनो, और खुद को इतना ऊपर उठाओ कि लोग हमारे पीछे पीछे चले जाए, हमारे पीछे पीछे। हमारा आंदोलन कैसा चलो, 10 लोग जमा होते, कलेक्टर ऑफिस पे चले जाते, अपना अपना सेल्फी निकालते और वो फेसबुक व्हाट्सएप पर भेज देते, और बाकी हमारे देश के घर में बैठे हुए और जब पुलिस आंदोलन में पकड़ते तो मुझे फोन आया, जब पुलिस वाले पकड़े अंदर डाल रहे थे कैसा करें? निवेदन, अभी निवेदन दे दो। अरे यहाँ संघर्ष करके एक साल से किसान छिपा
पूरा नाले में उतर के कमिश्नर काम कर रहा है। वो बात के सत्ता में है। डूब गया जो अल्लाह की चादर है, तो उससे बड़ा गिरा हुआ हैवान कोई ऐसी नहीं। आज बात करने का जो मौका है, हमारे सारे लोग बात कर चुके हैं, मज़ीद उसके ऊपर गुफ्तगू करना सिर्फ वक्त को ज़ाहिर करने के बराबर होगा। 2:30 बजने जा रहे हैं, 2 बजे प्रोग्राम खत्म करना था, वक्त ज़्यादा हो गया, जल्द से जल्द ख़त्म करें। बहुत मुख्तसरन यहाँ बड़े बड़े लोग अभी जिनको आप सुन रहे थे, जिनसे आप डरते हैं, IAS, IPS, सीनियर IAS, और यूनाइटेड नेशन में वही जाता है जो गोबर नहीं होता। IAS में भी गोबर हमको बहुत मिले हैं। रस ताके तो बंद तो जरूर जाते हैं। बड़े इंटेलिजेंट लोगों को रखा जाता है यूनाइटेड नेशन में, जाओ इंडिया को रिप्रेजेंट करो, डिफरेंट कंट्रीज से जाके कैसे डायलॉग करना है और तुम कितने शार्प हो। तो वो बहुत बड़े लोग, उनको भी आप सुन रहे थे, किशोर मानिया जी को। और एक वक्त तक इंडिया के पॉलिटिकल डेलीगेशन को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करते रहे। और हमारे बहुत जज्बाती बात हमारे संदीप मेहता जी की भी आपने सुनी। संदीप मेहता जी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, सीरियल्स में काम कर चुके हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन फिल्म का किया है, तो गुजरात से बिलोंग करते हैं। और एक गुजरात के होने के बावजूद आम आदमी पार्टी में नरेंद्र मोदी की पार्टी दे रही है। इसी की बात आपने सुनी। और हमारे भास्कर साहब हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। ये प्रोग्राम हमने रखा था ठीक ईद मिलादुन्नबी से एक दिन कबल। कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, उससे एक रोज कबल रखने की क्या वजह है? कोई तो वजह होगी कि ये प्रोग्राम हमने आज ही क्यों चुना था, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं, अभी क्यों चुना था? कोई तो वजह हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत इस दुनिया में जहालत को खत्म करने के लिए आए। उनकी तालीमात, उनका आमद तो लोग बहुत, कोई भी डेलीगेशन आता है, अमेरिका से डेलीगेशन आता है, किसी भी कंट्री का डेलीगेशन आता है, तो लोग जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए और स्वागत किया जाता है। लेकिन उससे स्वागत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो डेलीगेशन जो आया है वो किस मकसद के लिए आया है, वो क्या चाहता है। उनके बीच में और हमारे कंट्री के बीच में क्या एग्रीमेंट होने जा रहा है, उस पर नजर होती है कि कल देखेंगे पेपर कि उसमें क्या हुआ, क्या डायलॉग हुआ, क्या बातें हुई। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो लोग कितना हाथ बनाया गया, कितना अच्छा उनका वेलकम किया गया, ये नहीं इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो भी किया जाता है। उसी तरह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक मुबारक है और रहमतुल लिल आलमीन है। कल उनकी पैदाइश का दिन है जो सबसे बेहतरीन दिन है, लेकिन उनके आने का वजह जो है वो ज्यादा है उनके आने से। आने की वजह खास थी, वो एक तालीमात लेकर के आए। उनका एक बड़ा मिशन था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर काम करने के लिए वो आए। प्रोजेक्ट क्या था? सबसे पहला, दुनिया में बिल्कुल जहालत फैली हुई है। लोग अपनी बेटियों को, किसी को दामाद बनाना नहीं आते थे, जिंदा दफन कर देते थे। इस बात पर सदियों लड़ाई होती थी और लिख के जाते थे हम अपने पुष्प पे कि देखो फलां की ऊंटनी ने, फलां के घोड़े ने हमारे घोड़े से पहले पानी क्यों पी लिया, इसके बदला ले लेना। हम ले चलते रहे। तो इस जहालत को खत्म करना के लिए आए। जैसे हमारे किशोर जी ने कहा, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करे, सब इंसान हो जाए, उसको खत्म करने के लिए आए। एक बहुत बड़ी खराबी थी उस कौम के अंदर नशे की। ऐसा नशा था कि जब नशे की आयत उतरी तो सबों ने नशा छोड़ा और
कि गलियों से ऐसे नालियों में बह रहा था जैसे कि लग रहा है कि पानी बह रहा है, वैसे शराब जो है जिनके गुठलियों में पड़ी हुई थी वो शराबें बह रही थी। हम मोहरा में हम इन चार ही टॉपिक पे बात करते हैं। हम क्यों? जहालत को खत्म करना है, यहाँ के इल्म को आम करना है। इल्म आएगा, दूसरी चीजें खत्म होंगी, आपकी नशा और दूसरी चीजें भी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में लोग इंगेज हो जाएंगे, आपके दूसरी चीजें कम हो जाएगी, नशा कम। तो जहालत से रोशनी की तरफ लाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था, पहला। दूसरा यह था कि जुल्म किसी के ऊपर नहीं हो, सब इक्वल है, इंसान है, और जुल्म खत्म हो जाना चाहिए, वो भी एक मिशन था। नशा खत्म हो जाए, मिशन था। तो ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जिस तालीमात से हम दूर हो गए। और सबसे ज्यादा जहालत आज जिस कौम में है वो मुसलमान है। इस पे कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा वीक आप नजर आएंगे, एजुकेशनली आप डाउन साइड जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। मुझे सुबह एक लेडी ने मुझे फोन किया आज सुबह, और मैं सारे उमरा कमेटी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो एक तरफ आए ताकि हमारे सभी लोगों का एक फोटो लिया जाएगा इस सेशन का। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उमरा कमेटी के लोग प्लीज स्टेज की तरफ आए। और एक
समझ लीजिए ऐसा